संशोधन विधेयक 2023 पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ, इसमें गड़बड़ करने वालों के खिलाफ सरकार ने 10 साल की सजा तय की थी अधिकतम, उसको बढ़ा के उम्र कैद किया। मैं सरकार की इस मंशा की प्रशंसा करता हूं, लेकिन इसको नाकाफी मानता हूं। सरकार ने पहले 10 साल तय की और फिर भी ये रोक लगी नहीं, तो सरकार को लगा कि कुछ सजा बढ़ानी चाहिए, तो दूसरा बिल लेकर के आई। सभापति महोदय, कितने ही कानून बना दें, कितने ही हम बिल ले आए, जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी और जब तक ये ऐसा कृत्य करने वाले लोगों की रूह नहीं कांपेगी सजा से, तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं। सभापति महोदय, इंडिया के एयरपोर्ट के ऊपर व्यक्ति पान खाता है तो वहीं पे कहीं दीवार पे पीक थूक देता है, लेकिन वही व्यक्ति दुबई में उतरता है तो उसको ध्यान रहता है कि मुझे कहां पे थूकना कि नहीं थूकना, क्योंकि उसके मन में डर है। और पुरानी कहावत है, भय बिन प्रीत नहीं। जब तक भय नहीं होगा तब तक ये चीजें रुकेंगी नहीं। और मैंने पहले भी कहा, चोर नहीं चोर की मां को मारो जो चोर पैदा करने से बंद हो। इन छोटे मोटे पकड़ने से उस कटारा को पकड़ा। सभापति महोदय, राजस्थान की जनता जानना चाहती है, राजस्थान का जवान जानना चाहता है कि उस कटारा को पकड़ा, उसके बाद वो कड़ी कहां तक जुड़नी थी, कितना उसका रिमांड हुआ। सभापति महोदय, जनता को दिखना चाहिए था कि कटारा को ऐसा रिमांड हुआ है कि दुनिया को लगता कि कौन सा रिमांड हुआ है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति का ऐसे रिमांड हो जाता है। अगर किसी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के अहंकार को जरा सी चोट पहुंचा दी तो चल नहीं सकता सभापति महोदय, बैठ नहीं सकता है सभापति महोदय, सो नहीं सकता है वो। लेकिन गोपाल कटारा जेल चला गया। किसको पैसे दे रहा था, किसके लिए पैसे ले रहा था, ये कोई चीज स्पष्ट जनता के सामने नहीं थी। सभापति महोदय, न्याय करना जरूरी है, लेकिन न्याय होता हुआ दिखे ये भी जरूरी है। क्या हालत होती होगी किसी गरीब किसान का बेटा जो 5-5 साल से भर्ती पूरी नहीं हो रही, इंतजार कर रहा है। रीट की परीक्षा 18 की आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। सभापति महोदय, कितने लोगों की सगाई टूट गई, कितने ही लोगों के बेचारों के कि शादी करने वाले थे। दादाजी का सपना था कि मेरे पोते की शादी देख के जाना चाहता हूं, और पोते ने कहा मैं दादाजी बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन होगा, पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तब शादी करूंगा। दादाजी चले गए, लेकिन भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। और जब पेपर लीक होता है, मैं राजस्थान की 200 विधानसभा में गया, मैंने डर देखा यूथ के मन में कि रीट की परीक्षा देने जा रहे कि भाई साहब अब के लीक होगा तो मर जाएंगे। इतना डर उसके मन में, उस यूथ के मन में डर है, लेकिन अपराधी के मन में डर नहीं। मैंने इसी विधानसभा में कहा था, जब मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त तक इसके विरोध में दौड़ा था, कि मेरे घर पे आके का अभ्यर्थी ने कहा कि राम कृपाल ने उसको कहा परीक्षा होने के बाद कि मुझे 12 लाख दे तो मैं ओमार सीट बदल दूंगा। तब मैंने यहां कहा था अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और यह प्रमाणित करता है ये जो गोपाल अरेस्ट हुआ है कि ओमार सीट बदली जा रही है। इसलिए हमें जानना पड़ेगा उस गहराई में कि कहां लीकेज है। ऐसा इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं सभापति महोदय, इसी इंसान ने, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इतने टन का हवाई जहाज बिना सपोर्ट के उड़ जाएगा। उड़ा दिया,
चांद पे इंसान पहुंच जाएगा, पहुंचा दिया, सैटेलाइट बना दी, क्या क्या बना दिया। अमेरिका में बैठा हुआ आदमी वीडियो कॉल पे हिंदुस्तान में बात कर रहा है, ये इंसान ने बना दिया। लेकिन क्या हम इस पेपर लीक को नहीं रोक सकते? लेकिन ये बनाने वाला था, उसकी इच्छा शक्ति थी। एक मरते हुए आदमी को जिंदा कर देता है डॉक्टर, ये मर रहा है जिंदा कर देता है, ऑपरेशन करके जिंदा कर देता है, लीवर ट्रांसप्लांट कर देता है, सब कुछ बदल देता है। लेकिन एक पेपर लीक नहीं रुक रहा है हमसे। ये हमारी कमजोर इच्छा शक्ति को दर्शाता। हम कानून बना करके सिर्फ जनता को यह बताना चाहते हैं कि हमने हमारी ड्यूटी कर दी है, खाना पूर्ति कर दी है। ये हम जब तक सोचेंगे पेपर लीक कभी नहीं रुकेंगे, चाहे आप उम्र कैद कर दो, फिर भी होता रहेगा। इसके साथ ही साथ बिल लाने की जरूरत थी। सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा यूथ के लिए कि बिल लेकर के आते कि 21 राज्य हिंदुस्तान कैसे हो गए जहां पे राजस्थान के युवाओं का सिलेक्शन रेट 0 है, एक को भी नौकरी नहीं दे रहे। अलग अलग कानून बना के सारी नौकरियां उन्होंने रिजर्व कर ली और मेरे राजस्थान में उनकी नौकरियों पे डाका डाला जा रहा है। इसलिए सरकार को बिल लाके उसके हित की रक्षा करनी चाहिए थी। प्राइवेट कंपनियां हमारी जमीन ली, हमारा पानी ले रहे हैं, पॉल्यूशन हम झेल रहे हैं और नौकरी दूसरे लोगों को दे रहे हैं, स्टेट के लोगों को नहीं दे रहे हैं। सरकार को बिल लाना चाहिए था कि सरकारी में 90 से 100% राजस्थान के बच्चे लगेंगे और प्राइवेट कंपनियों में 75% लगेंगे। या फिर केंद्र सरकार बिल लाए और जो 21 राज्यों ने रोका है राजस्थान के बच्चों को, उनको वो रोकने वाले जो कानून है उनको भी निरस्त किया जाए। सारा का सारा कोई ठेका राजस्थान के जवान ने नहीं उठा रखा कि उसका सब कुछ लुटता रहेगा और वो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा। सभापति महोदय, बिल लाने की जरूरत थी। युवाओं के भविष्य को बचाना था तो कि जो ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, लूट मचा के रखी है इन्होंने, इनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए थी सरकार को, इनके फीस निश्चित करनी चाहिए थी सरकार को। लेकिन अफसोस की बात, ऐसे बिल नहीं आते। प्राइवेट स्कूल जो छोटे तो वेलफेयर के लिए होते हैं, सभापति महोदय, एजुकेशन उद्योग नहीं है, ये वेलफेयर के लिए होता है। लेकिन बड़े बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल 2-2 लाख, 2.5 लाख फीस ले रहे हैं, कमर तोड़ के रख दी। किसी के घर में 2-3 बच्चे हैं और जो ईमानदार व्यक्ति है, जो मेहनत की खाता है, तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता उस इंग्लिश स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। लूट मची हुई है। क्या सरकार चेक नहीं कर सकती कि ये वेलफेयर के लिए पैसा जा कहां रहा है? ये ईडी, इनकम टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्या वो चेक नहीं कर सकते? कि राजस्थान की पुलिस या एसओजी या एंटी करप्शन ब्यूरो, क्या ये चेक नहीं कर सकते? लेकिन सभापति महोदय, सच में तो ये है कि मेहनतकश, ईमानदार किसान, मजदूर का सही में साथी कोई नहीं है। दिखावे के साथी जरूर हैं, लेकिन रियल में उसके दर्द को कोई महसूस करे ऐसा लगता नहीं। चुनाव आते हैं तब सभी लोग उनके भाषण नेताओं के सुनो तो किसान को कोई अन्नदाता कहता है, कोई उसको मालिक बताता है, लेकिन किसान की फसल को भी एमएसपी पे खरीदा नहीं जाता है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है सभापति महोदय, कि इससे कम इतने पे तो खरीदो, लेकिन उस पे भी नहीं खरीदा जाता। बाजरा एमएसपी 2400 के लगभग और बाजरा बिकता है 1200, 1250 रुपए क्विंटल। इसलिए किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। सभापति महोदय, यमुना से पूरी दिल्ली बहने को हो रही है, पानी बहता जा रहा है। मैंने पहले भी रखा, सब पर से बजट रोक दो, एक बार इस पानी को किसान के खेत तक पहुंचा दो। अगर वही पानी, यमुना का पानी मेरे राजस्थान में आ जाता, मेरे अलवर में आ जाता, बांध बना के डाल देते। हरियाणा में पानी छोड़ रहे हैं, पंजाब वाले पानी छोड़ रहे हैं, यमुना और हमारे यहां पे चंबल खतरे के निशान से बह के जाती है। अगर वही पानी आ जाता तो किसान आबाद हो जाता। आप नौकरी नहीं देते तो खेत में कमा के पेट भर लेता, लेकिन अब पानी सूख गया, फसल नहीं होती है और नौकरी आप देते नहीं हो, इसलिए क्राइम बढ़ता जा रहा है। और अगर ये नहीं रोका गया, जो मैं बार बार कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा है कि राजस्थान में एक युवा क्रांति आपको देखने को मिलेगी। सभापति महोदय, मैं 200 विधानसभा में गया, निर्दलीय विधायक हूं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरा कोई नेटवर्क नहीं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर मैं जवानों को गया तो सभापति महोदय 169 विधानसभा तो ऐसी थी जहां जीवन में पहली बार गया, पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के भीड़ नहीं आती है, ऐसा जन सैलाब उमड़ करके आया था कि बलजीत यादव के मुद्दों का समर्थन कर रहे हैं। वो बलजीत यादव के लिए नहीं आए थे,
वो अपने मुद्दों के लिए आए थे कि कोई हमारे मुद्दों की बात कर रहा है, इसलिए हम समर्थन दिखाते हैं कि सरकार हमारी तरफ देखे। लेकिन अफसोस की बात, मैं सोचता था इस बजट में भी आएगा। सभापति महोदय, 6 दिन तक सूर्य उदय से सूर्यास्त तक मैं दौड़ा, अपनी जान की बाजी लगा के मैं दौड़ा कि सरकार का ध्यान आकर्षित करो। लेकिन अफसोस की बात, सरकार तो छोड़ो, मीडिया के लोग भी इतने मैनेज हो जाते कि एक लाइन तक किसी ने नहीं छापी कि कोई एमएलए 6 दिन दौड़ रहा है, खून की उल्टियां होगी मेरे को, लेकिन एक लाइन क्या मजाल छाप दे कोई मीडिया का। सभापति महोदय, कैसे न्याय होगा कि ना सरकार सुनेगी ना कोई और सुनेगा। और विपक्ष में भी पिछली बार कितने पेपर आउट हुए, तब भी आप देख सकते हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए मैं कोई एक नहीं है कि मैं सरकार को कह रहा हूं, विपक्ष को कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कोई भी हो, कोई भी सरकार बदले, कोई भी जीत के आए, अच्छी बात है, सब लोग आप जीत के दोबारा आओ, मेरी तरफ से तो शुभकामनाएं। लेकिन निराश मैं बहुत हूं कि इन यूथ के लिए कुछ कर नहीं पाया। और इसलिए मैंने जो मैं कर सकता था सभापति महोदय, जो मैं कर सकता था कि मैं इसमें सीरियसनेस लाऊं मेरी मांग में। मुझे किसी ने कहा सूर्य उदय सूर्यास्त क्यों दौड़ रहे हो, 6 दिन तक क्यों दौड़ रहे हो। मैंने कहा मैं इसमें गंभीरता लाना चाहता हूं कि मैं नेतागिरी के लिए मुद्दे नहीं उठा रहा हूं। जब मैं जान की बाजी लगा रहा हूं तो सरकार समझे कि समस्या गंभीर है और इसको सीरियस ले और इसके ऊपर विचार करे, ऐसा कोई बिल लेके आए। मुझे स्वयं उस वक्त राज्यसभा का चुनाव था, तब भी मैंने रखा था कि भाई एक कानून लाओ ताकि स्थानीय जवान हैं उनके लिए कानून बने और उनकी जो हक है, उनका हित है, उसकी रक्षा हो सके। लेकिन अफसोस की बात कि वो कुछ नहीं हो पाया, ना किसान के लिए कर पाए, ना मजदूर के लिए कर पाए, ना स्कूल पे लगाम लगा पाए, ना उनकी कोचिंगों की लूट पे लगाम लगा पाए, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए सभापति महोदय, मैं तो अभी भी कहूंगा, समय अभी भी कई बिल आए, सरकार अगर चाहे तो आगे चाहे 2 दिन बढ़ा करके और ये बिल लेकर के आए जिससे कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हक की रक्षा हो। आप बहुत सारी योजनाएं ला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इन यूथ के लिए अगर आप सोच लेते, मुझे नहीं पता किसी ने क्या समझाया क्या नहीं समझाया सरकार को, अगर आप इनके मुद्दों को सोल्व कर देते तो आप ये योजनाएं ना भी लाते ना तो भी प्रचंड बहुमत से सरकार को जिता करके जनता भेजती, वो जवान किसान भेजते। क्योंकि ये जो लोकतंत्र को जिंदा जो लोग रखे हुए हैं, वो सिर्फ रखे हुए हैं गरीब किसान मजदूर मिडिल क्लास लोग रखे हुए हैं। वही सत्य को सत्य कहते हैं और असत्य को असत्य कहते हैं। बाकी तो लोग बाइस्ड होते हैं, कोई कहता मैं इस पार्टी का गुलाम हूं, कोई कहता मैं इस पार्टी का गुलाम हूं। जो सच में सत्य के साथ खड़े होते हैं, जो वो गरीब किसान मजदूर खड़े होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का विश्वास जीतना चाहिए सरकार को, मैं ये कहना चाहता हूं। और वो लोग एक जरा सा उनके लिए पसीने की कोई बूंद बहाता है तो उनके मन में एक भावना होती है कि समय आने पर हम अपने खून की बूंद बूंद देखकर भी अगले का ऋण चुकाएं। ऐसी भावना किसान मजदूर गांव का व्यक्ति रखता है। इसलिए मैं आशा रखता हूं कि सरकार इस चीज के लिए सोचेगी और जरूर इनकी समस्याओं का समाधान करेगी। मेरी 14 सूत्री मांगें, उस पर सरकार विचार करेगी और इसी सदन में मैं घोषणा करके बताता हूं, अब की बार तो समय कम रह गया और नया हूं, पहली बार हूं। अगर ये नहीं हुआ तो दोनों पार्टियों के लोग बैठे, अगली 5 साल एक दिन नहीं सोऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में कैसी क्रांति होती है, ये आपको देखने को मिलेगी। इसी सदन में आपको मैं बताऊंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय